नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बेहतरीन वीडियो में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉकचेन की, उस क्रांति की जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के पेमेंट सिस्टम को बदलने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूं वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ी खबर होने वाली है। दोस्तों, जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बैंक का नाम आता है, खाता आता है, चेक आता है, एटीएम आता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस तरह इंटरनेट ने हमारी जिंदगी बदल दी, उसी तरह अगर पैसा भी पूरी तरह डिजिटल और आजाद हो जाए तो क्या होगा? जी हां, आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन पेमेंट्स के उस नए अध्याय की, जहां 7 बड़ी ब्लॉकचेन कंपनियां एक साथ आकर दुनिया को एक एकीकृत डिजिटल पेमेंट सिस्टम देने जा रही हैं। इसका नाम है ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम, यानी ब्लॉकचेन पेमेंट्स का नया युग। लेकिन इससे पहले कि हम कंसोर्शियम की बात करें, आइए समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। दोस्तों, जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था जानकारी को जोड़ना। आज आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से बात कर सकते हैं, सिर्फ कुछ सेकंड में। लेकिन सोचिए, जब बात पैसों की आती है तो आज भी आपको बैंक में कतार में लगना पड़ता है या ऑनलाइन ट्रांसफर करने में कई लेयर से गुजरना पड़ता है। यानी इंटरनेट ने जानकारी को तो ग्लोबल बना दिया, लेकिन पैसा अब भी सीमाओं में बंधा हुआ है। इसी समस्या का हल लेकर आया ब्लॉकचेन, एक ऐसी तकनीक जिसने कहा, अब भरोसा किसी बैंक पर नहीं बल्कि सिस्टम पर होगा। हर लेनदेन एक ब्लॉक में दर्ज होगा, जो दुनिया भर के हजारों कंप्यूटरों पर एक साथ सेव रहेगा। ना कोई धोखा, ना कोई छेड़छाड़। और फिर आई पहली डिजिटल करेंसी बिटकॉइन। इसने दिखाया कि बिना बैंक के भी पैसा भेजा जा सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में, सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान तक। इसे कहते हैं P2P, यानी पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन। लेकिन बिटकॉइन के बाद धीरे धीरे दुनिया ने समझा कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सिर्फ करेंसी तक सीमित नहीं है, इससे तो पूरा फाइनेंस सिस्टम बदल सकता है। फिर आई दूसरी पीढ़ी की ब्लॉकचेन, जिन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की सुविधा दी, यानी कंप्यूटर कोड खुद तय करता है कि कब किसे कितना पैसा भेजना है, बिना किसी इंसानी दखल के। यहां से शुरू हुआ असली खेल। अब दुनिया के डेवलपर नए नए ब्लॉकचेन बना रहे थे। कोई तेज था, कोई सस्ता था, कोई ज्यादा सुरक्षित। लेकिन एक दिक्कत सब में समान थी, हर ब्लॉकचेन अपनी अलग भाषा में चलता था, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर पैसा भेजना मुश्किल था। और दोस्तों, यही वो जगह है जहां से ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम की जरूरत पैदा हुई। अब जरा सोचिए, आज दुनिया में सैकड़ों ब्लॉकचेन है। कोई एथीरियम है, कोई सोलाना, कोई पॉलीगॉन, कोई स्टेलर। हर एक का अपना सिस्टम, अपने नियम। अब अगर एक कंपनी पॉलीगॉन पर काम करती है और दूसरी स्टेलर पर, तो दोनों के बीच पेमेंट भेजना आसान नहीं होता। इसी दिक्कत को खत्म करने के लिए दुनिया की 7 सबसे बड़ी ब्लॉकचेन टीमों ने मिलकर एक नया संगठन बनाया, ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम। इस कंसोर्शियम का मकसद है ब्लॉकचेन पेमेंट्स को आसान बनाना, तेज बनाना और सबसे जरूरी बात, सबके लिए भरोसेमंद बनाना। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन कौन शामिल है, तो सुनिए। फायरब्लॉक्स, पॉलीगॉन लैब्स, मिस्टन लैब्स, मोनाड फाउंडेशन, सोलाना फाउंडेशन, स्टेलर डेवलपमेंट फाउंडेशन और टॉन फाउंडेशन। ये सातों मिलकर वो नींव रख रहे हैं जिस पर भविष्य का ग्लोबल पेमेंट सिस्टम खड़ा होगा। अब थोड़ा गहराई से समझते हैं क्यों यह कदम इतना बड़ा माना जा रहा है। साल 2024 में ब्लॉकचेन से किए गए पेमेंट्स का कुल वॉल्यूम $15 ट्रिलियन से भी ज्यादा पहुंच चुका था। सोचिए, वीजा और मास्टरकार्ड जैसी कंपनियां दुनिया में हर सेकंड लाखों ट्रांजैक्शन करती हैं, लेकिन अब ब्लॉकचेन उन दोनों से ज्यादा वैल्यू सेटल कर रहा है। मतलब अब ब्लॉकचेन कोई सपना नहीं, ये असलियत बन चुका है। लेकिन दिक्कत यह थी कि हर ब्लॉकचेन अपने तरीके से चलता था। कोई नियम एक जैसे नहीं थे, कोई कॉम्प्लायंस सिस्टम एक जैसा नहीं था और कोई कनेक्शन एक जैसा नहीं था। यही वजह थी कि ये सारी कंपनियां मिलकर एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाना चाहती थीं, ताकि चाहे कोई भी नेटवर्क हो, पेमेंट्स
एक जैसे नियमों से होकर जाएं, सुरक्षित भी रहें और पारदर्शी भी। अब दोस्तों, कंसोर्शियम के मिशन की बात करते हैं। ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम का मिशन है एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां हर ब्लॉकचेन नेटवर्क एक दूसरे से बात कर सके, जहां डेटा ट्रांसफर और पैसे का ट्रांसफर एक साथ सहजता से हो सके। इस कंसोर्शियम का कहना है कि ब्लॉकचेन पेमेंट्स को ग्लोबल स्तर पर अपनाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। पहला, भरोसा, दूसरा, इंटरऑपरेबिलिटी और तीसरा, नियमों की समानता। जब तक ये 3 चीजें नहीं होंगी, ब्लॉकचेन पेमेंट्स सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित रह जाएंगे और आम लोग इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम अब वह पुल बनेगा जो ब्लॉकचेन और पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम को जोड़ेगा। यह समूह सरकारों और रेगुलेटर्स के साथ भी काम करेगा ताकि हर देश में इसके नियम साफ हों और कोई भी व्यक्ति या कंपनी ब्लॉकचेन के जरिए पैसे भेजने में झिझक महसूस न करे। यह कदम इतना बड़ा है कि इसे ब्लॉकचेन इतिहास की सबसे अहम साझेदारी कहा जा सकता है, क्योंकि अब यह सिर्फ तकनीक की बात नहीं, बल्कि पूरे आर्थिक ढांचे के बदलाव की बात है। दोस्तों, अगर हम इसे आसान शब्दों में कहें तो ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम एक ऐसा मंच है जो यह सुनिश्चित करेगा कि दुनिया का हर डिजिटल पैसा किसी भी नेटवर्क से किसी भी नेटवर्क में आसानी से जा सके, बिना रुकावट, बिना बिचौलिए और पूरी पारदर्शिता के साथ। यह तो था कंसोर्शियम का परिचय और इसका मिशन। अब अगले भाग में हम बात करेंगे उन 7 ब्लॉकचेन नेटवर्क्स की जो मिलकर इस नई आर्थिक क्रांति की नींव रख रहे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं इन 7 ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को समझने का। इनकी ताकत क्या है, इनका काम क्या है और क्यों ये कंसोर्शियम के लिए इतने अहम है। दोस्तों, अगर बात की जाए ब्लॉकचेन पेमेंट्स की असली आत्मा की, तो स्टेलर का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि स्टेलर का मकसद हमेशा से रहा है पैसे को तेज, सस्ता और सबके लिए सुलभ बनाना। स्टेलर डेवलपमेंट फाउंडेशन यानी SDF की शुरुआत हुई थी इस सोच के साथ कि दुनिया में हर इंसान को वित्तीय स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी किसी को भी पैसा भेजना हो या लेना हो तो उसे बैंक की मंजूरी की जरूरत न पड़े। स्टेलर का नेटवर्क इस काम के लिए बना है। यह खास तौर पर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अगर कोई व्यक्ति भारत से किसी को अफ्रीका पैसे भेजना चाहता है तो स्टेलर नेटवर्क कुछ ही सेकंड में वह लेन देन पूरा कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि स्टेलर पहले दिन से ही पारदर्शिता और भरोसे पर चलता है। इसका खुद का टोकन है लूमन, जो नेटवर्क की एनर्जी की तरह काम करता है। स्टेलर ने दुनिया भर में अरबों डॉलर के लेन देन करवाए हैं और यही वजह है कि ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम में यह एक संस्थापक सदस्य बना। स्टेलर का मानना है कि असली डिजिटल अर्थव्यवस्था वही होगी जहां ब्लॉकचेन के सारे नेटवर्क आपस में जुड़े हों, जहां पैसा सिर्फ तेजी से नहीं बल्कि भरोसे के साथ बहे। इसलिए स्टेलर इस कंसोर्शियम के भीतर नए नियम और फ्रेमवर्क तय करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। अब बात करते हैं पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन ने ब्लॉकचेन की दुनिया में वो किया जो हाईवे ने सड़कों के लिए किया था, यानी इथीरियम की भीड़ भाड़ को कम किया और तेज रास्ता दिया। पॉलीगॉन को पहले मैटिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब यह प्रोजेक्ट बड़ा हुआ तो इसका नाम पॉलीगॉन रखा गया। इसका उद्देश्य था इथीरियम जैसी बड़ी ब्लॉकचेन को और ज्यादा स्केलेबल बनाना। इथीरियम बहुत पॉपुलर नेटवर्क है, लेकिन उसकी स्पीड और फीस दोनों ही बड़ी चुनौती थी। पॉलीगॉन ने यही दिक्कत सुलझाई और एक ऐसा नेटवर्क दिया जो सस्ता भी था और तेज भी। पॉलीगॉन लैब्स ने वेब3 की दुनिया में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है और अब यह कंसोर्शियम में शामिल होकर ब्लॉकचेन पेमेंट्स को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। पॉलीगॉन की ताकत यह है कि यह इथीरियम के साथ पूरी तरह संगत है, यानी अगर कोई डेवलपर इथीरियम पर कुछ बनाता है तो वही चीज पॉलीगॉन पर और सस्ते में चल सकती है। ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम में पॉलीगॉन की भूमिका होगी नेटवर्क्स के बीच स्केलेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी को आसान बनाना, यानी यह सुनिश्चित करना कि ब्लॉकचेन पेमेंट्स सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि लाखों उपयोगकर्ताओं तक पहुंच सकें। अब बात करते हैं सोलाना की। सोलाना को अगर हम ब्लॉकचेन की दुनिया का रॉकेट कहें तो गलत नहीं होगा।
क्योंकि इसकी रफ्तार कमाल की है। सोलाना का लक्ष्य हमेशा से रहा है ऐसा ब्लॉकचेन बनाना जो हजारों ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड प्रोसेस कर सके और इसकी फीस इतनी कम हो कोई भी इंसान इसे रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल कर सके। सोलाना का खुद का अनोखा कंसेंसस सिस्टम है जिसे प्रूफ ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। यह तरीका नेटवर्क को टाइम के आधार पर लेन देन दर्ज करने में मदद करता है जिससे नेटवर्क बहुत तेजी से काम करता है। सोलाना फाउंडेशन कंसोर्शियम में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि यह समझता है कि तेजी तभी मायने रखती है जब सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हों। अगर एक नेटवर्क तेज है लेकिन दूसरे से अलग है तो उसका फायदा अधूरा रहेगा। सोलाना की टीम इस कंसोर्शियम में टेक्निकल मानकों को तय करने में अहम भूमिका निभाएगी ताकि भविष्य में कोई भी ब्लॉकचेन सोलाना के साथ सहजता से डेटा और वैल्यू एक्सचेंज कर सके। अब बात करते हैं टॉन की। टॉन यानी दी ओपन नेटवर्क। इसकी शुरुआत टेलीग्राम ऐप के अंदर एक प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी और इसका सपना था कि हर मोबाइल यूजर को सीधे ब्लॉकचेन से जोड़ा जाए। टॉन की खासियत यह है कि यह ब्लॉकचेन और मैसेजिंग दोनों की दुनिया को जोड़ता है। यानी जिस तरह आप टेलीग्राम पर चैट भेजते हैं वैसे ही आप टॉन के जरिए पैसा भी भेज सकते हैं। टॉन फाउंडेशन का विजन है ब्लॉकचेन को इतना आसान बनाना कि आम इंसान को यह टेक्नोलॉजी जैसा महसूस न हो बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा लगे। टॉन इस कंसोर्शियम में इसलिए शामिल हुआ है क्योंकि यह नेटवर्क उपयोगकर्ताओं तक ब्लॉकचेन को पहुंचाने का सबसे आसान रास्ता दे सकता है और कंसोर्शियम का यही तो मकसद है, ब्लॉकचेन को सबके लिए उपयोगी बनाना। अब दोस्तों बात करते हैं फायरब्लॉक्स की। फायरब्लॉक्स कोई पब्लिक ब्लॉकचेन नहीं बल्कि एक सुरक्षा प्लेटफॉर्म है जो बड़े संस्थानों को ब्लॉकचेन पेमेंट्स और डिजिटल एसेट संभालने में मदद करता है। अगर आप किसी बैंक या फिनटेक कंपनी में काम करते हैं और उन्हें ब्लॉकचेन पर पैसे भेजने की जरूरत है तो फायरब्लॉक्स वह बैकएंड टेक्नोलॉजी देता है जिससे ट्रांजैक्शन सुरक्षित रहे। फायरब्लॉक्स ने सैकड़ों बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है और अब कंसोर्शियम का हिस्सा बनकर यह तय करेगा कि सुरक्षा मानक एक जैसे हों, चाहे ट्रांजैक्शन पॉलीगॉन पर हो या सोलाना पर या स्टेलर पर। हर जगह डेटा का व्यवहार एक जैसा और सुरक्षित रहे। अब चलते हैं मिस्टन लैब्स की तरफ। यह वही कंपनी है जिसने सुई ब्लॉकचेन बनाई। सुई का उद्देश्य था एक ऐसा ब्लॉकचेन बनाना जो तेज हो, स्मार्ट हो और यूजर के लिए आसान हो। सुई ने ऑब्जेक्ट बेस्ड सिस्टम दिया यानी हर ट्रांजैक्शन को अलग यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है जिससे नेटवर्क पर बोझ नहीं बढ़ता और स्पीड बनी रहती है। मिस्टन लैब्स कंसोर्शियम में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नई पीढ़ी की ब्लॉकचेन सोच का प्रतिनिधित्व करता है। यह दिखाता है कि ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा की डिजिटल इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है। मिस्टन लैब्स कंसोर्शियम के टेक्निकल फ्रेमवर्क में कुशलता और स्केलेबिलिटी के मानक तय करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं मोनेड फाउंडेशन की। मोनेड एक नया लेकिन बेहद तेज ब्लॉकचेन है जो उच्च प्रदर्शन और डेवलपर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। मोनेड का फोकस है ऐसा नेटवर्क बनाना जो बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन संभाल सके बिना गैस फीस को बढ़ाए और डेवलपर्स को ऐसा माहौल दे जहां वे बड़े एप्लीकेशन बना सकें। मोनेड कंसोर्शियम में इसलिए शामिल हुआ है क्योंकि यह भविष्य की स्केलेबल ब्लॉकचेन सोच को आगे बढ़ाता है। यह दिखाता है कि ब्लॉकचेन की अगली लहर स्पीड और परफॉर्मेंस पर केंद्रित होगी। दोस्तों, यह सातों ब्लॉकचेन नेटवर्क एक साथ मिलकर इतिहास लिखने जा रहे हैं जहां ब्लॉकचेन की सीमाएं खत्म होंगी और हर नेटवर्क दूसरे से बात करेगा, जैसे अलग अलग भाषाओं वाले लोग एक ही भाषा में संवाद करें। ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम की यही असली ताकत है। एक साझा भाषा, एक साझा मानक और एक साझा सपना। दोस्तों, जब भी कोई नया तकनीकी ढांचा बनता है तो सबसे पहले जरूरी होता है उसका फ्रेमवर्क यानी नियम, सीमाएं और जिम्मेदारियां। ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम का भी यही उद्देश्य है, एक ऐसा ढांचा तैयार करना जहां हर ब्लॉकचेन नेटवर्क अपने तरीके से काम भी कर सके और फिर भी सभी नेटवर्क एक साझा भाषा में जुड़े रहें। इस कंसोर्शियम का सबसे बड़ा लक्ष्य है इंटरऑपरेबिलिटी यानी अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना। सोचो, आज अगर कोई कंपनी पॉलीगॉन पर है और कोई बैंक स्टेलर पर काम करता है
तो दोनों के बीच पेमेंट ट्रांसफर में कितनी रुकावटें आती हैं। हर नेटवर्क का डेटा स्ट्रक्चर अलग, उसका कंसेंसस अलग, उसका टोकन सिस्टम अलग। अब कंसोर्शियम इन्हें जोड़ने का काम करेगा ताकि पॉलीगन से स्टेलर पर, सोलाना से टॉन पर या किसी भी नेटवर्क से किसी भी नेटवर्क पर पैसा और डेटा दोनों एक ही ढांचे में प्रवाहित हो सके। ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम का ढांचा बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है। यह कोई एक कंपनी नहीं है, बल्कि एक सहयोगी मंच है जहां सातों संस्थापक ब्लॉकचेन नेटवर्क बराबर की भूमिका निभाते हैं। हर सदस्य के पास अपनी एक खास जिम्मेदारी है। स्टेलर डेवलपमेंट फाउंडेशन की भूमिका है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और पारंपरिक वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय बनाना। पॉलीगॉन लैब्स की जिम्मेदारी है ब्लॉकचेन नेटवर्क की स्केलेबिलिटी और तकनीकी विस्तार को संभालना। सोलाना फाउंडेशन ध्यान देती है तेज प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन गति पर। टॉन फाउंडेशन का फोकस है मोबाइल यूजर्स और सोशल नेटवर्क्स को ब्लॉकचेन से जोड़ना। फायरब्लॉक्स का काम है सुरक्षा और संस्थागत स्तर के लेन देन को सुरक्षित बनाना। मिस्टन लैब्स की भूमिका है नई तकनीकें विकसित करना जो ब्लॉकचेन को और लचीला और तेज बना सकें। मोनैड फाउंडेशन काम करेगा भविष्य की उच्च प्रदर्शन वाली इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर। इन सातों की टीम मिलकर हर महीने और हर तिमाही मीटिंग करती है जहां नए मानक तय किए जाते हैं, नए टेस्ट रन किए जाते हैं और नई तकनीकें कंसोर्शियम के ढांचे में जोड़ी जाती हैं। अब बात करते हैं इसके काम करने के तरीके की। दोस्तों, ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम का सिस्टम 3 मुख्य परतों पर आधारित है। पहली परत है तकनीकी मानक, यानी ब्लॉकचेन के बीच डेटा और वैल्यू ट्रांसफर के कॉमन रूल्स। यह परत सुनिश्चित करती है कि हर नेटवर्क की ट्रांजैक्शन भाषा एक दूसरे से मेल खाए। दूसरी परत है अनुपालन और सुरक्षा मानक, यानी जब कोई पेमेंट एक नेटवर्क से दूसरे पर जाए तो उसका ट्रैक पूरी पारदर्शिता के साथ रिकॉर्ड हो। यह परत फायरब्लॉक्स और स्टेलर की देखरेख में रहेगी जो वित्तीय नियामकों के नियमों के अनुसार डेटा और लेन देन को सुरक्षित बनाएगी। तीसरी परत है संस्थागत और उपयोगकर्ता स्तर की परत, यानी जहां आम यूजर या कंपनी ब्लॉकचेन के जरिए पैसा भेजती है। यह परत पॉलीगॉन और टॉन के सहयोग से चलेगी, जिससे मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन पेमेंट्स पर ब्लॉकचेन की तकनीक सहज रूप में लागू हो सके। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा कंसोर्टियम का असली विजन है ब्लॉकचेन और पारंपरिक बैंकिंग को एक साथ लाना। आज अगर कोई बैंक अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर करता है तो उसे कई मध्यस्थों से गुजरना पड़ता है। स्विफ्ट कोड मुद्रा रूपांतरण फीस और कई बार 3 से 4 दिन की देरी। ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम इस पूरी प्रक्रिया को कुछ सेकंड में बदलना चाहता है। सोचो, अगर कोई भारतीय कंपनी अमेरिका की किसी कंपनी को भुगतान करती है तो वह ट्रांजैक्शन कंसोर्शियम नेटवर्क से होकर जाएगा, जहां ब्लॉकचेन अपने आप रूपांतरण करेगा, सुरक्षा जांचेगा और फिर रिसीवर के खाते में राशि तुरंत भेज देगा। यह सब रियल टाइम में होगा, बिना किसी बैंक की लंबी प्रक्रिया के, और फिर भी हर देश के नियमों का पालन करते हुए। यानी कंसोर्शियम एक ऐसा ब्रिज बना रहा है जहां ब्लॉकचेन और बैंकिंग दोनों एक साथ चलेंगे, और यह पहली बार होगा जब डिजिटल पेमेंट्स पूरी तरह ग्लोबल स्केल पर एकजुट होंगे। अब बात करते हैं इसके भविष्य की। ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम अभी अपनी शुरुआत में है, लेकिन इसका विजन आने वाले सालों तक फैला हुआ है। पहले चरण में यह 7 संस्थाएं मिलकर टेक्निकल स्टैंडर्ड तय करेंगी और कुछ प्रमुख देशों में पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगी, जैसे अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत और यूरोप के कुछ देश। दूसरे चरण में इसका नेटवर्क स्टेबल कॉइन कंपनियों और डिजिटल बैंकिंग संस्थानों तक फैलेगा, ताकि पूरी दुनिया में एक समान डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम तैयार हो सके। तीसरे चरण में कंसोर्शियम उन देशों के साथ काम करेगा जो अपनी डिजिटल मुद्रा यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, ताकि सीबीडीसी और ब्लॉकचेन नेटवर्क एक साथ काम कर सकें। यह यात्रा सिर्फ ब्लॉकचेन को जोड़ने की नहीं, बल्कि आर्थिक ढांचे को नए सिरे से गढ़ने की है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस पूरे सिस्टम का असर हम सब पर क्या होगा। पहला असर होगा सीमाओं के पार पैसा भेजने में। जहां पहले दिनों लगते थे, वह अब कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। दूसरा असर व्यवसायों पर होगा। अब कोई भी कंपनी किसी भी देश के सप्लायर या ग्राहक को
ब्लॉकचेन पेमेंट्स के जरिए तुरंत भुगतान कर सकेगी। तीसरा असर बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर होगा। उन्हें अब पारदर्शिता और सुरक्षा के नए मानक अपनाने होंगे। चौथा असर सरकारों और नियामकों पर होगा, जिन्हें अब डिजिटल फाइनेंस के लिए नए कानून और नीतियां बनानी होंगी। और पांचवां असर आम जनता पर होगा, क्योंकि अब ब्लॉकचेन पेमेंट्स रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनेंगे। ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम केवल 7 कंपनियों का गठबंधन नहीं, यह असल में नई आर्थिक क्रांति की घोषणा है। यह वह कदम है जो आने वाले वर्षों में पैसे के प्रवाह, भरोसे की परिभाषा और पारदर्शिता के मायनों को पूरी तरह बदल देगा। अब दुनिया उस दिशा में बढ़ रही है जहां पैसा और डेटा एक साथ चलेंगे, जहां सीमाएं सिर्फ नक्शे में रह जाएंगी और जहां ब्लॉकचेन वह अदृश्य ढांचा बनेगा जिस पर पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था टिकी होगी। अब दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉकचेन इतिहास के सबसे बड़े बदलाव की, जहां डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन एक ही मंच पर आकर दुनिया की आर्थिक सीमाओं को मिटाने वाले हैं। दोस्तों, पैसा हमेशा से शक्ति का प्रतीक रहा है और हर दौर में तकनीक ने पैसे को एक नया रूप दिया है। कभी यह धातु के सिक्कों के रूप में था, फिर कागज में बदल गया और अब यह डिजिटल बिट्स में सिमट गया है। लेकिन असली सवाल है, क्या यह डिजिटल पैसा भी सच में हमारे नियंत्रण में है या यह केवल बैंक और सरकारों के हाथों में सीमित है? यही सवाल ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम के निर्माण की जड़ में छिपा है। दोस्तों, स्टेबल कॉइन को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह ब्लॉकचेन और पारंपरिक मुद्रा के बीच की कड़ी है। स्टेबल कॉइन ऐसे डिजिटल टोकन होते हैं जो किसी असली संपत्ति से जुड़े होते हैं, जैसे अमेरिकी डॉलर या किसी देश की मुद्रा। उदाहरण के लिए यूएसडीटी यानी टेथर, यूएसडीसी यानी सर्कल या डीएआई जैसे विकेंद्रीकृत टोकन। इनका मकसद है ब्लॉकचेन पर डिजिटल लेनदेन को स्थिर और भरोसेमंद बनाना, ताकि लोग बिना मूल्य घटने की चिंता के लेनदेन कर सकें। ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम के लिए स्टेबल कॉइन बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि यह नेटवर्क इन्हीं स्थिर टोकनों के जरिए दुनिया भर में डिजिटल पेमेंट्स को जोड़ना चाहता है। अब आते हैं सीबीडीसी पर। सीबीडीसी का मतलब है किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई डिजिटल मुद्रा। यह मुद्रा उसी देश की कानूनी मुद्रा होती है, बस फर्क इतना है कि यह ब्लॉकचेन या डिजिटल लेजर पर चलती है। भारत में डिजिटल रुपया, चीन में डिजिटल युआन, यूरोप में डिजिटल यूरो और अमेरिका में डिजिटल डॉलर, ये सब इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम का विजन यह है कि जब अलग अलग देशों की सीबीडीसी जारी हो जाएं, तो इन्हें एक साझा नेटवर्क पर जोड़ा जा सके, ताकि भारत का डिजिटल रुपया सीधे जापान के डिजिटल येन से या अमेरिका के डिजिटल डॉलर से जुड़ सके। सोचिए, यह कितना बड़ा बदलाव होगा। अब समझते हैं कि कंसोर्शियम स्टेबल कॉइन और सीबीडीसी के बीच पुल कैसे बनाएगा। कंसोर्शियम की तकनीकी परत एक ऐसा ग्लोबल मैसेजिंग और ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल बनाएगी जो हर ब्लॉकचेन नेटवर्क को एक समान मानक में लाएगी। मान लीजिए भारत का डिजिटल रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर पर है और जापान का डिजिटल येन उनके ब्लॉकचेन पर। अब अगर भारत से जापान को भुगतान भेजना हो, तो कंसोर्शियम का नेटवर्क दोनों देशों की डिजिटल मुद्रा प्रणालियों के बीच स्वचालित रूपांतरण करेगा, ट्रांजैक्शन की पुष्टि करेगा और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दोनों देशों की लेजर में जोड़ देगा। यह सब कुछ सेकंड में होगा, बिना किसी बैंक या मध्यस्थ के। अब दोस्तों, बात करते हैं यह सिस्टम कैसे फैलेगा। कंसोर्शियम का योजना है पहले स्टेबल कॉइन कंपनियों से साझेदारी करने की, फिर धीरे धीरे अलग अलग देशों के केंद्रीय बैंकों से जुड़ने की। शुरुआती चरण में अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत और यूरोप जैसे देश पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल होंगे। उदाहरण के लिए स्टेलर पहले से ही कई देशों में सीबीडीसी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। पॉलीगॉन और सोलाना स्टेबल कॉइन नेटवर्क्स के साथ जुड़ चुके हैं। फायरब्लॉक संस्थागत सुरक्षा प्रदान कर रहा है। टॉन मोबाइल आधारित लेनदेन को आसान बना रहा है। यानी कंसोर्शियम पहले से तैयार है, बस अब इन सभी प्रणालियों को एक साथ जोड़ना है। अब सोचिए दोस्तों, जब यह सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा तो इसका असर वैश्विक व्यापार पर कितना गहरा होगा। आज एक कंपनी को विदेशी भुगतान के लिए बैंकिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है,
जहां कई परतें होती हैं, फीस लगती है और समय भी लगता है। लेकिन कंसोर्शियम के बाद किसी भी देश की कंपनी दूसरे देश की कंपनी को सीधे ब्लॉकचेन के जरिए भुगतान कर सकेगी। बिना बैंकों के झंझट के यह व्यापार को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगा। अब सवाल उठता है, सरकारें इसमें क्या भूमिका निभाएंगी? दोस्तों, सरकारें जानती हैं कि ब्लॉकचेन तकनीक को रोका नहीं जा सकता। इसे समझना और अपनाना ही भविष्य का रास्ता है। इसीलिए कई देश अब ब्लॉकचेन और डिजिटल करेंसी के लिए कानूनी ढांचे बना रहे हैं। ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम इन सरकारों के साथ मिलकर ऐसे तकनीकी मानक बना रहा है जो हर देश के नियमों के अनुरूप हों। इसका मतलब सरकारें नियंत्रण रख सकेंगी, लेकिन नवाचार पर रोक नहीं लगेगी। आने वाले कुछ वर्षों में यह माना जा रहा है कि दुनिया की कुल डिजिटल मुद्रा का कम से कम 60% हिस्सा ब्लॉकचेन आधारित नेटवर्क से होकर गुजरेगा। कंसोर्शियम का लक्ष्य है कि उस हिस्से में उसका मुख्य योगदान हो, और अगर ऐसा हुआ तो यह केवल तकनीकी बदलाव नहीं होगा, बल्कि पूरी आर्थिक व्यवस्था की दिशा बदल देगा। अब दोस्तों, बात करते हैं, अगर पाई नेटवर्क भी इसका हिस्सा बन जाए तो क्या होगा? लेकिन अब सवाल उठता है, क्या इस परिवर्तन की लहर में पाई नेटवर्क जैसी कम्युनिटी आधारित ब्लॉकचेन अपनी भूमिका निभा सकती है? क्या पाई भी इस भविष्य का हिस्सा बनेगा? तो आइए समझते हैं इसे। दोस्तों, पाई नेटवर्क का जन्म ही इस विचार से हुआ था कि डिजिटल पैसा हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, चाहे उसके पास बैंक खाता हो या न हो। जहां दूसरी क्रिप्टो करेंसीज माइनिंग के लिए महंगे कंप्यूटरों पर निर्भर थीं, वहीं पाई नेटवर्क ने कहा, हम मोबाइल से माइनिंग करेंगे ताकि कोई भी आम इंसान ब्लॉकचेन की इस क्रांति में हिस्सा ले सके। पाई नेटवर्क का असली लक्ष्य है एक ऐसी डिजिटल इकोनॉमी बनाना जो मानव आधारित होना कि मशीन आधारित। और यही बात ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम के मिशन से मेल खाती है, क्योंकि कंसोर्शियम भी एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क बनाना चाहता है जहां हर व्यक्ति, हर देश और हर सिस्टम एक दूसरे से सहज रूप में जुड़ सके। दोस्तों, पाई नेटवर्क के अंदर एक बहुत खास विचार है जिसे कहा जाता है GCV, ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। यह मूल्य तय करता है कि पाई की असली आर्थिक कीमत क्या है। अगर कंसोर्शियम भविष्य में ऐसे मानकीकृत नेटवर्क्स को अपनाता है जहां वैल्यू और ट्रांजैक्शन पारदर्शी हो, तो पाई नेटवर्क का GCV मॉडल एक उदाहरण बन सकता है, क्योंकि GCV का उद्देश्य है विश्व भर के पायोनियर्स के बीच एक साझा मूल्य व्यवस्था बनाना जो कंसोर्शियम के लक्ष्य से सीधा मेल खाता है। अब सोचिए, ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम का काम है विभिन्न नेटवर्क्स को जोड़कर एक इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम बनाना, और पाई नेटवर्क पहले से लाखों उपयोगकर्ताओं के साथ एक विशाल आर्थिक समुदाय तैयार कर चुका है। पाई नेटवर्क के ऐप में मर्चेंट्स, डेवलपर्स और उपयोगकर्ता पहले से ही डिजिटल लेनदेन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर भविष्य में पाई नेटवर्क कंसोर्शियम जैसी किसी पहल से जुड़ता है, तो यह दोनों के लिए एक स्वाभाविक साझेदारी होगी। कंसोर्शियम देगा तकनीकी मानक और पाई नेटवर्क देगा मानवीय विस्तार, यानी टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी दोनों का संगम। क्यों पाई नेटवर्क इस भविष्य का नेतृत्व कर सकता है? पहला कारण, पाई नेटवर्क पहले से मोबाइल फ्रेंडली है, जबकि बाकी ब्लॉकचेन अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे। दूसरा कारण, पाई नेटवर्क का उद्देश्य सिर्फ क्रिप्टो नहीं, बल्कि एक पीपल्स डिजिटल इकोनॉमी बनाना है जहां लोग खुद निर्णय लें और अपनी वैल्यू को नियंत्रित करें। तीसरा कारण, पाई का नेटवर्क पहले से विकेंद्रीकृत और समुदाय संचालित है, जो कंसोर्शियम की पारदर्शिता की सोच से मेल खाता है। चौथा कारण, पी पहले से ही KYC और अनुपालन प्रणाली विकसित कर चुका है, जो कंसोर्शियम की कॉम्प्लायंट ट्रांजैक्शन की अवधारणा के साथ जुड़ सकता है। कल्पना कीजिए दोस्तों, जब कंसोर्शियम की इंटरऑपरेबिलिटी तकनीक और पाई नेटवर्क की वैश्विक कम्युनिटी एक साथ जुड़ जाएंगी, तो दुनिया का सबसे बड़ा मानव संचालित भुगतान नेटवर्क बनेगा, जहां कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से पाई के जरिए किसी भी देश में तुरंत पेमेंट कर सकेगा, चाहे सामने वाला सोलाना पर हो या स्टेलर पर या फिर पॉलीगन पर। पाई नेटवर्क उस पुल की तरह काम करेगा जो इन सब नेटवर्क्स को मानवों की भाषा में जोड़ देगा। जब कंसोर्शियम कहता है कि उनका उद्देश्य है फ्रिक्शनलेस एंड ट्रस्टेड पेमेंट्स, तो पाई नेटवर्क पहले से यही कर रहा है। पाई नेटवर्क पहले ही ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू तय करके
यह दिखा चुका है कि कम्युनिटी मिलकर एक साझा मूल्य व्यवस्था बना सकती है, और यह वही सिद्धांत है जिसे कंसोर्शियम तकनीकी रूप में अपनाना चाहता है। तो दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम जहां तकनीकी स्तर पर भविष्य का भुगतान नेटवर्क बना रहा है, वहीं पाई नेटवर्क मानवीय स्तर पर उस भविष्य की आत्मा तैयार कर रहा है। कंसोर्शियम तकनीक देगा, पाई इंसानियत लाएगा। कंसोर्शियम ढांचा बनाएगा, पाई उसमें जान भरेगा। और जब ये दोनों दर्शन एक साथ आएंगे तो यह न सिर्फ ब्लॉकचेन का बल्कि पूरी मानव सभ्यता का डिजिटल पुनर्जागरण होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंसोर्शियम और पाई नेटवर्क मिलकर कैसे आने वाले समय की अर्थव्यवस्था बदलने वाले हैं। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताना आपका क्या मानना है। क्या पाई नेटवर्क इस ग्लोबल कंसोर्टियम का हिस्सा बन सकता है, या फिर पाई नेटवर्क खुद बनेगा भविष्य का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम? और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जो आपके सोचने का नजरिया बदल देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जुड़े रहिए, सीखते रहिए, और याद रखिए, भविष्य उन्हीं का होता है जो आज से उसे समझना शुरू कर देते हैं।